बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। आज ही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी और ये कहा था कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए। समरी सदर साहब को भिजवा दी गई थी और ये सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए हैं। इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसका इतलाक फौरी तौर पे हो गया है और पूरे मुल्क पर हो गया है। अब इसमें ये कहा गया है, इसको मशरूत कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक सदारती रेफरेंस गया हुआ है जिस पर ये राय मांगी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 226 है, जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितने इलेक्शंस हैं उनके सीक्रेट बैलेट के तहत करने की बात करता है, उस राय से मशरूत कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से राय देती है तो फिर सेनेट के इंतखाबात जो हैं, जो कि अगले महीने मार्च में होने जा रहे हैं, वो ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे। ये इसमें लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट करवाएगा थ्रू ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी कहा गया है कि कोई भी जो पार्टी हेड है, पार्टी सरबरा है, वो इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर सकता है कि उनके मेंबर ने किसको वोट डाला है, वो वोट दिखाया जाए और इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबरा को या उसके जमात के किसी भी नॉमिनी को, नुमाइंदे को वो वोट दिखाने का पाबंद होगा। तो एक तरफ तो ऑलरेडी ऑर्डिनेंस का मामला जो है ये हमारे सामने आ गया है, फिर नेशनल असम्बली के अंदर इनकी तरफ से बिल हुकूमत की तरफ से जमा कराया गया है, जिस पर जो कुछ हो रहा है 2 दिन से नेशनल असम्बली के अंदर वो भी हमने देखा है। ऐवान के जो मनाजिर थे वो हमारे सामने आए और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है। तो अगर इसका मतलब ये है कि हुकूमत को वाकई यकीन था कि वो बिल जो वो लेकर गए हैं नेशनल असम्बली में पार्लियामान से पास नहीं होगा, इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत इसलिए पेश आई, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरे, कल पीडीएम की तरफ से काफ़ी इंकशाफात किए गए हैं या यूं कहिए इल्ज़ामात लगाए गए हैं मरीम नवाज साहबा की तरफ से कि इस बिल को मंजूर कराने के लिए क्या क्या हो रहा है। उन्होंने ये कल के जलसे में जो मुजफ्फराबाद में था वहाँ कहा कि इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं PMLN के लोगों को, लीगी रहनुमाओं को, और इमरान खान के बड़े ये कहते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि ये जो सेनेट ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराने का मामला है, ये जो तरमीमी बिल नेशनल असम्बली में मौजूद है, इसको पास करवाने में हमारी मदद करें। क्या कहा था, ज़रा सुनाइए। जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फ़ोन करता है कि भाई प्लीज़ मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, ज़रा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फ़ोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फ़ोन आते हैं, हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। ओपन बैलेट की तरफ भी जाएंगे, शो ऑफ हैंड्स भी होगा, लेकिन उस हुकूमत को घर भेजने के बाद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा PTI। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हुमायूं अख्तर खान साहब, आगाज़ में आप ही से करना चाहूँगी। सदारती रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर तरमीमी बिल जो है आप लोग नेशनल असम्बली में भी लेकर आ चुके हैं, वो चीज़ें भी चल रही हैं, तो आज इस सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पेश आई? काफी अरसे पहले हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में ओपिनियन लेने थ्रू ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। सेनेट के जितने भी इलेक्शन मैंने देखे हैं उसमें अपोजिशन ज्यादा शोर मचाती है कि हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हुआ है। हमारी इस वक्त हुकूमत है वफाक में और 3 सूबों में। कभी आपने देखा है कि अपोजिशन ट्रेजरी के मेंबर्स, गवर्नमेंट के मेंबर्स अपोजिशन से मिल जाएं? ये तो कभी भी नहीं होता। इसके बावजूद अगर किसी ने कोई गेन करना है हॉर्स ट्रेडिंग से तो वो PTI ने करना है। कोई 1, 2, 3 सीटें हम इसमें निकाल सकते हैं
और इस वक्त आपको मालूम है कि बड़ा डेलिकेट बैलेंस होगा कि किसकी मेजॉरिटी बनती है, और हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे अगर नियतें ये खराब होती हैं, आप हम कह कहते रहे हैं, ठीक हैं, है जी। ऑपोजिशन ये कहती है आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने मेंबरान पर एतमाद नहीं है, आपको लगता है कि आपके जो नॉमिनीज होंगे सेनेट के लिए उनको शादिया, आपके अपने एमपीएज मेंबर एमएनएज तो- वोट नहीं करेंगे। मुझे बताइए, अपोजिशन से ये सवाल करें कि कौन सा मेंबर गवर्नमेंट का किसी अपोजिशन पार्टी से मिला है? मैं आपको बीसीओ के नाम बता सकता हूं, पीएमएलएन के मेंबरान जो हमसे मिल रहे हैं। सो ये तो एक सिर्फ एक इल्जाम है, ये तो एक इल्जाम है। और ये कहना कि अभी मरियम साहिबा का मैं क्लिप सुन रहा था कि जी हम इस बार नहीं करेंगे और शो ऑफ हैंड्स होगा, लेकिन बाद में होगा। बाद में आप करते रहें, हम अपनी सीटें, सेनेट का इलेक्शन तो बंद नहीं होगा ना जी, सेनेट का इलेक्शन तो होगा और अब देखेंगे कि सेनेट के इलेक्शन अच्छा हुमायूं साहब एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए कि इस ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें जो फैसला है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा ओपन और आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए सेनेट का इंतखाब कराने का, इसको मशरूत कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट की उस राय से जो सुप्रीम कोर्ट देगी सदारती रेफरेंस के मामले पर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को ऐलान कर देगा, शेड्यूल जारी कर देगा सेनेट इंतखाब का, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 फरवरी के बाद आता है तो फिर तो उसका इतलाक इन इंतखाबात पे नहीं होगा, मार्च 2021 के इंतखाबात पर नहीं होगा, वो तो फिर आइंदा के लिए होगा। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेने गए हुए हैं और वो हमने तफसील से बयान किया है कि आइन की जो शक है सेनेट के इलेक्शन के बारे में, वो दो चीजें करती है। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है और सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट की बात करती है। और इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और नेशनल असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के ये इलेक्शंस हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास प्रेसिडेंस था लोकल बॉडीज का, जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन सीक्रेट होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा कि जो भी अगर आप लेजिस्लेशन ले आएंगे उसके मुताबिक वो ओपन भी हो सकता है। इस चीज के तहत हम ओपिनियन लेने गए हुए हैं। हमने एक बिल पेश किया क्योंकि उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हम अनेबल करना चाहते थे, क्योंकि वो वोट तो डाल सकते हैं तो वो इलेक्शन भी लड़ सके, तरीकाकार निकालना चाहते थे। उसमें जो हुआ वो आपके सामने। इस वजह से क्योंकि टाइम कम रह गया है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बना लिया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ तो जब अगर कोई केस जाएगा और उसकी रूलिंग आएगी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हम एक उनका ओपिनियन लेने गए, वो पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन बाद में आती है, इलेक्शन कमीशन के 11 फरवरी को शेड्यूल जारी कर देने के बाद, तो उसका इतलाक इन इंतखाबात पर नहीं बल्कि अगले पर होगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये ऑर्डिनेंस पे जरा बताइएगा इसमें, क्योंकि साफ अल्फाज में लिखा गया है कि जो रेफरेंस है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आ जाए और वो ये ओपिनियन आए कि सेनेट के मेंबरान का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के परव्यू में नहीं आता है, तो फिर ये जो है ओपन बैलेट के जरिए होगा। इसको मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट की राय से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हुकूमत इतनी कंफ्यूज्ड है कि पहले वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और प्रेसिडेंट का उन्होंने रेफरेंस वहाँ फाइल किया है और उन्होंने एडवाइजरी जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट की होती है उसे सीख किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह करें। अभी वो मामला पेंडिंग है, अभी हेयरिंग हो रही है। उसी असना में इनकी पैनिक का ये अंदाज़ा रखें कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल असम्बली में लेकर दी, उसमें अभी डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई, अभी उसमें डिस्कशन होनी है। आज शाम को इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अब इस पैनिक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा पैनिक है और इनको खुद भी पता नहीं कि क्या तरीकाकार होगा। मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कैबिनेट को जो भी एडवाइस कर रहा है, वो मिसलीड कर रहे हैं उनको
ये आइन की तरमीम के अलावा किसी और इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट करके ये इलेक्शन जो है ये ओपन बैलेट के जरिए नहीं करवाया जा सकता। ये अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन तो जरूर बताइए। इलेक्शन एक्ट के अंदर अभी अमेंडमेंट हुई है, वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है उन इंतखाबात की जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि सीक्रेट बैलेट के जरिए हो। उनका मानना यह है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं, इसलिए उसमें ये तरमीम लाई जा सकती है। वो आर्टिकल ये कहता है, जिसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब होगा वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, और उसके अलावा जितने भी इंतखाब होंगे वो सारे सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आईनी अदारा है, ये कोई लोकल गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करता, ये अपर हाउस है पाकिस्तान का। इसकी तमाम वो प्रोविजन वही इस पे भी लागू है जो नेशनल असेंबली पे लागू है। एक प्रोविजन सिर्फ इसकी अगर डिफरेंट कोई है तो वो मुझे बता दें, वही प्रोविजन जो नेशनल असेंबली की प्रोविजंस हैं वही बिल्कुल वही प्रोविजन जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी लागू है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि जब तक आप इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट का इख्तियार ना प्रेसिडेंट को दिया गया है, इवन ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया गया जी। इसको सिर्फ आईनी तरमीम करने का इख्तियार पार्लियामान के दोनों हाउसेस को दिया गया है। बिल्कुल सही है। तो हुकूमत ये तरमीमी बिल लेकर आई नेशनल असेंबली में ये जानते बूझते कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और फिर जो ऐवान के अंदर हमने मनाजिर देखे जिस तरीके से मारपीट तक मेंबरान की ये मामला चला गया था, बजाय इसके कि इस पर सही तरीके से बहस होती। हुकूमत को भी पता है कि वो नहीं पास करवा सकते। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब खुद इसका जिक्र कर चुके हैं, तो ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कमर ज़मान कायरा साहब की पहले तो मैं राय चाहूंगी, ऑर्डिनेंस आ गया है और ये कहता है कि जी फौरी तौर पर इसका इतलाक हो जाएगा, पूरे मुल्क पर हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर जो राय आती है उससे इस मामले को मशरूत कर दिया गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात करवाएगा। देखिए सादिया, मैं सॉरी, मैंने चूंकि टीवी नहीं देख रहा था, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो मुझे लेटेस्ट सूरत हाल का पता नहीं है। आप ऑर्डिनेंस का मैं आपको बता देती हूँ आज ही काबीना ने मंजूरी दी इस ऑर्डिनेंस की, सदर साहब को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि इंतखाबात मार्च 2021 के सेनेट के इंतखाबात वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे। सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, प्रोवाइडेड कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे दे सदारती रेफरेंस पर कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 के जुमरे में नहीं आता सेनेट का इंतखाब, तो फिर इलेक्शन कमीशन ओपन बैलेट के जरिए करवा सकता है। ये अब यार इस गवर्नमेंट ने ना वैसे तो बड़े बड़े कमाल के रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं, ये भी एक बड़ी कमाल की नजीर है। मैं खुद कानून दान तो नहीं हूँ जी, लेकिन मेरी नजर में शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो कि जब आपने कंडीशनल कानून साजी कर दी, मशरूत कानून साजी की हो कि इफ इट हैपन्स लाइक दिस तो ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। ऐसी प्रीएम्प्टिव कानून साजी तारीख में शायद ही कहीं हुई हो। क्या जरूरत है? अगर सुप्रीम कोर्ट को आपको बहुत जल्दी है तो आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब रिक्वेस्ट कर लें कि इलेक्शन के दिन थोड़े हैं, आप हमें जो भी आपका ओपिनियन है जल्दी दे दें। सही बात यह है कि आप खुद अच्छा, मेरा सवाल कायरा साहब, मेरा सवाल भी यही जो आपने बात किया, मैं हुमायूं साहब से भी पूछ रही थी, आप भी जरा बताइएगा कि क्या आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को शेड्यूल जारी कर देना है? अगर सुप्रीम कोर्ट की राय, उनका फैसला 11 फरवरी के बाद आता है तो उस ओपिनियन का इतलाक इन इंतखाबात पर नहीं होगा बल्कि आइंदा के इंतखाबात पर होगा। जो इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे, और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता है। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को ये मामला बहुत पहले टेकअप करके अगर निपटाना था, यूं तो इस गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। ये मामला बुनियादी तौर पे पार्लियामान से हल होने वाला था, भले वो कानून साजी थे या आइन के अंदर अमेंडमेंट से ये मामला हल होता। उसके लिए जो रास्ता इख्तियार करना था वो ये था कि आप पार्लिमानी कमेटी बना देते दोनों हाउसेज की, जो पहले होता रहा। ये कोई नया काम नहीं था कि हुकूमत ने करना था, इससे पहले ये काम मुरव्वजा है, होता रहा है। और आज क्या हो रहा है, यानी
आपने कमेटी नहीं बनाई, आप पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में टाइमली आपको कुछ नहीं मिला, आप भाग के पार्लियामान में आ गए, वहां आपने बिल करने की कोशिश की, वहां नहीं कर पाए, आपके पास अददी बरतरी थी ही नहीं, पास हो सकता ही नहीं था। और हमने कहा कि अगर आपका इरादा यही है, अब मुझे इस ऑर्डिनेंस की तफसील का नहीं पता, हुकूमत ने जो बिल ले किया था या ले करना चाहती थी असेंबली में, वो बुनियादी तौर पे 3 पॉइंट्स पे था। एक तो ये सेनेट का था, दूसरा वो जो डुअल नेशनैलिटी का था कि वो उसकी एलिजिबिलिटी और वो बैक डेट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाए, ताकि इनके कुछ लोग जो उसमें हिट हो रहे हैं वो उससे बच सके, आप उनको बचाने के लिए। और तीसरा, आप अपने कुछ प्यारों को असेंबलियों या सेनेट के अंदर लाने के लिए ये लेजिस्लेशन करें। ये जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है, इसको कौन मानेगा? हमने आज भी कहा, हमने कल भी कहा, छोटी सी बात, हमने कल भी कहा, आज बिलावल साहब ने कहा, इससे पहले मुस्लिम लीग ने कहा, पीडीएम ने कहा कि भाई अगर आपने ये लेजिस्लेशन करनी थी या करनी है तो इसका रास्ता वो है कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाते और वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आए। ये पीसमील लेजिस्लेशन और इंटरेस्ट बेस्ड लेजिस्लेशन ये नहीं हो सकती, और अब ये कंडीशनल लेजिस्लेशन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ठीक है, अभी तो कंडीशनल ही है क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है, मशरूत गया है सदारती रेफरेंस पर। जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आएगी उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुमायूं साहब, जिस तरह ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं कि उसको आपने सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत किया है, ये ऑर्डिनेंस जारी जो अभी आज हुआ है। दूसरी तरफ अगर ये समझें, हम ज़ाहिर है हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ओपिनियन दे देता है, इस जो आप चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट ओपिनियन आता है, तो उस सूरत में आपका ये ऑर्डिनेंस भी ऑब्वियसली इसका इतलाक भी नहीं हो सकता, तो रास्ता अगेन नेशनल असेंबली पार्लियामान की तरफ जाता है। तो जो भी कायरा साहब भी बात कर रहे थे कि आप अगर पार्लिमानी कमेटी बना देते, या अगर हुकूमत वाकई सिंसियर एफर्ट्स करना चाहती थी तो पहले बात करते, इनसे मुशावरत करते, इनको ऑन बोर्ड लेते और उसके बाद ये बिल जो है वो नेशनल असेंबली में जाता, क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे तमाम ही जमातों ने माजी में ये राय दी है कि हम चाहते हैं ओपन बैलेट के जरिए हो। लेकिन पार्लियामानी कमेटी तो बिल टेबल होने के बाद भी तो बन सकती है ना जी। आमतौर पे जब कोई लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल होती है तो उसमें कमेटी उस टेबल होने से पहले बने, बाद में बने। बाद का हाल तो आपने देख लिया, वो तो किसी किस्म के कोई मूड में नहीं थी अपोजिशन कि वो किसी किस्म की कमेटी में बैठे, वो तो हाथापाई पे आए हुए थे। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी उजलत में आप लोग लेकर आए हैं, आप लोगों ने अपने कुछ लोगों को स्पेस देनी है, जगह देनी है, जिनका जिस तरह दोहरी शहरियत वाले अफराद की बात की जा रही है, या फिर अपने लोगों पर एतबार नहीं है कि आपके लोगों को वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे। ये रीजंस ऑपोजिशन बताती है। दो चीजें हैं सादिया। ऑपोजिशन को शायद पीटीआई या प्राइम मिनिस्टर से बेहतर पता है कि पीटीआई ने किसको टिकट देने हैं, क्योंकि ये बात तो अभी फाइनली नहीं हुई। सो अगर आप अखबारी खबरें और मीडिया की खबरों पे जा रहे हैं कि टिकट किसको मिलना है, हम तो उसको तस्लीम नहीं करते। वो सब स्पेकुलेटिव है कि फलां को मिल रहा है। और तो अभी तक सेनेट के आपके जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल किसी के भी नहीं हुए? एब्सोल्युटली किसी के फाइनल नहीं, और किसी पार्टी ने भी नहीं किया। ये नाम फाइनल आमतौर पे शेड्यूल के भी शायद बाद में, जब शेड्यूल में जो तारीख होगी पेपर्स फाइल करने, उससे 1-2 दिन पहले नाम आते हैं हमेशा। और हर पार्टी ऐसी करती है, क्योंकि वरना तो पहले फिर वो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, लॉबिंग शुरू कर देते हैं। तो अभी तो कोई नाम फाइनल ही नहीं हो सका। दूसरी ये बात कि आपने कभी ये सुना है कि किसी भी इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट के मेंबर टूट के ऑपोजिशन से मिल जाए? ये तो इसके बिल्कुल उल्टी चीज होती है। इस वक्त हमारा तो किसी किस्म का, आपने अखबार में खबर पड़ी है कि कोई हमारा मेंबर जो है वो ऑपोजिशन से राब्ते में है। मैं आपको 20 मेंबर पीएमएलएन के गिनवा सकता हूं जो हमसे राब्ते में है,
चाहे वो नेशनल असेंबली हो लेकिन या सूबाई गिनवा असेंबली। दें हुमायूं साहब, क्योंकि ये ऑपोजिशन के रहनुमा स्पेशली PMLN के लोग बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं टॉक शोज में आके कि आपके लोग, इवन के वुजरा, वो कहते हैं हमारे से राब्ते में है। आपने सादिया कभी सुना है, पिछले आप 6-7 हुकूमतें देख लें कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जिसकी 3 सूबों में भी हुकूमत है, उसके मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन से राब्ते में हैं। आई मीन वो राब्ते में क्यों हैं? अगले आपको पता नहीं इससे होता क्या है, अगला जब हुकूमत को पता चल जाता है कौन किससे राब्ते में है, और जब अगला इलेक्शन आएगा या उससे पहले ही शायद वो फारग हो जाएंगे। आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में हमारे 20 लोगों ने खिलाफ वोट दिया, उन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये MNAs MPs इनके हल्के होते हैं, इनको हल्कों में अगले इलेक्शनों में टिकट चाहिए होते हैं। ये इतनी आसानी से पार्टी छोड़ के ये छलांगे नहीं मारते फिरते, इसलिए ये आज तक कभी नहीं हुआ कि ट्रेजरी के मेंबर जो हैं वो अपोजिशन से जाके राब्ते में हैं। ओके, चलें, आप कहते हैं कि जावेद अब्बासी साहब, हुमायूं साहब ने कहा कि आप लोगों के जो मेंबरान हैं वो हुकूमत से राब्ते में हैं, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग से हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हुकूमत को है। PTI की 2-3 नशिस्तें बढ़ जाएंगी, ना कि अपोजिशन की, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जो माजी में होता आया है। 2014 में जब इन लोगों ने, PTI ने इस्तीफ़े दे दिए थे, असम्बली से लोग बाहर आ गए थे, उस वक्त मुझे याद है कि आप लोगों की जमात ने, आप लोगों ने कोशिश की थी कि ये तरमीम लाएं, ये आप लोग लेकर आएं और इस पर ओपन बैलेट के ज़रिए सबको मना सकें। उस वक्त ऑब्वियसली नहीं हो सका था, तो ये तो ख्वाहिश आपकी भी थी। अब अगर एक चीज़ आ गई है, चलें ये छोड़ें कौन लेकर आया है, एक अच्छी चीज़ अगर आ रही है तो वाई नॉट। एक तो अगर आप इजाजत दे तो हुमायूं साहब ने कहा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजन पढ़ देता हूं ताकि आपके नाज़रीन को आसानी हो जाए। इलेक्शन ऑफ द सीक्रेट बैलेट, आइन के आर्टिकल 2 to 6 है, वो कहती है ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी सीक्रेट बैलेट। ये आइन की आर्टिकल है, इसको हुमायूं साहब से रेफर करूंगा कि वो इसको जरूर देखें। दूसरा, हुमायूं साहब ने एक बात ये कही है कि जब नहीं, उनका देखिए नुक्ता यही है, ये मैं बहुत सारे PTI के जो लीगल माहिरीन हैं उनसे भी सुन रही हूँ, वो कहते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आप ही से पूछ रही हूँ जावेद अब्बासी साहब, वो कहते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो आपने अभी पढ़ा भी है, तो ये वो कहते हैं कि सेनेट इंतखाब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट के अंडर होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल, ऑल इलेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है, जो भी इलेक्शन होगा सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बॉडीज बनी हुई है उनमें नेशनल असेंबली है, उसमें प्रोविंशियल असेंबली है, उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ये वो सारी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें सिर्फ 2 चीफ, इवन के अगर चेयरमैन सेनेट का और स्पीकर नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो है वो भी सीक्रेट बैलेट का होगा। 2 इलेक्शन को उन्होंने कहा कि नहीं होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर का और एक चीफ मिनिस्टर का। लिहाजा ये डिस्कशन यहाँ खत्म हो जाती है कि जब तक आइन की आर्टिकल 2 to 6 में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, उस वक्त किसी भी ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, अब मैं हुमायूं साहब के सवाल पे आता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लोग जो हैं वो कभी नहीं जाते, अपोजिशन के जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, उनके 20 लोग चले गए थे। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि ये क्रेडिट जरूर PTI को जाता है और पहली दफा जाता है कि उन्होंने अपने उन 20 MPs को फारग किया था। ये मैं इस हद तक मैं जरूर मानता हूं, लेकिन इनकी हुकूमत थी तो इनके लोग चले गए। अभी जो इनको सादिया खौफ है वो किस बात का? इनका खौफ 2 वजह से है। एक, इनके MPs खफा हैं, वो इनको पूरा खतरा है कि हमारे MPs जो हैं हमें वोट नहीं देंगे, और हमारे साथ दोनों सूबों में एक तो बड़े गवर्नेंस के बड़े इशू हैं, वहाँ MPs को उस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबान ने साथ नहीं रखा, उस तरह फंड नहीं दिए, उस तरह उनके काम नहीं हुआ हल्के में जो हमेशा MPs के होते थे। दूसरा, ये कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे एडवाइजर हैं जिनको ले आए हैं, जिनको यहाँ बिठाया हुआ है, पहले एडवाइजर बनाया था, अब उनको सेनेट के टिकट देने जा रहे हैं। उनको असेंबली के मेंबर किसी तौर पे वोट देना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि ये PTI का फेस नहीं है, ये मुख्तलिफ जमातों से आए हैं, ये आके यहाँ बैठ गए हैं, कोई बाहर से आ गया है। सिर्फ जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला है, उस इक़्तिदार की वजह से आज वो पहले एडवाइजर बने, अब वो जाके सेनेटर बन जाएंगे। वो कह रहे हैं हमने अभी नाम ही फाइनल नहीं किए।
नहीं, हमें पता है, अमैया साहब को भी पता है, सबको पता होता है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। मुझे बाकी नहीं पता, मुझे बाकी नहीं। अमैया साहब आप बड़े बाखबर आदमी हैं, आप हमसे भी ज्यादा बाखबर हैं, आप रखते हैं, हमें भी सबको पता है। उन एडवाइजर को किसी सूरत में इनके एमपीए सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट नहीं देंगे। ये जो सारा पैनिक फैला हुआ है ये इन दो वजह से है, वरना अगर इनको आज 4 दिन रह गए हैं शेड्यूल अनाउंस होने में, 4 दिन पहले ये ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ये इसीलिए निकाल रहे हैं कि इनको यकीन हो गया है कि इस इलेक्शन में इनके अपने मेंबर इनके साथ खड़े नहीं होंगे, लिहाजा ये इलेक्शन इनके लिए मुश्किल साबित होगा। ये किसी ना किसी तरह उन एमपीएस को पाबंद करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम इस बैलेट के खिलाफ, ओपन बैलेट के खिलाफ कोई भी नहीं था, ये जरूर हम चाहते थे कि होना चाहिए। और जो आपने पहले की थी कमेटी ऑफ होल हमारी बनी थी, उसमें बड़ी तरीक़ाकार पे आपको इख्तलाफ, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता था कि ये कुछ 4 महीने पहले, 5 महीने पहले दोनों हाउसेस की कमेटी बनाते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरह नहीं की जा सकती जिस तरह ये रात के अंधेरे में करते हैं। उस पर डिस्कशन होती, डिस्कशन होने के बाद सारे किसी फार्मूले पर एग्री हो जाते और बहुत खुश असलूबी से ये मामला आगे ले जाते। लेकिन वो चलिए तरीक़ाकार पे, राइट, गॉट योर पॉइंट, नहीं है कि सीक्रेट बैलेट बिल्कुल सही हो सके। हुमायूं साहब, ये मरियम साहिबा का जो अभी मैंने दावा जिसका मैंने जिक्र किया, वो कह रहे हैं सब कुछ होगा, सेनेट के इंतखाबात भी होंगे, ओपन बैलेट के जरिए हम करवाएंगे, शो ऑफ हैंड्स भी करवाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत के घर जाने के बाद। फिर बिलावल साहब का भी मैंने आपको बयान सुना दिया कि उनको ये यकीन कैसे है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले पहले ये हुकूमत घर जा चुकी होगी। देखिए सादिया, पीडीएम जो है वो एक भरपूर मुहिम पे निकली थी 20 सितंबर को, और वो टोटली नाकाम हो गई है। वो नैरेटिव नाकाम हो गया है, पार्टियों में नाइत्तफाकी है। पहले दिन से हमने कहा था कि पीपल पार्टी जो है वो किसी किस्म का कोई इस्तीफे नहीं देगी। पीपल पार्टी का नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। जब आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करें कि आप समझें कि पीटीआई अवाम में बहुत गैर मकबूल है, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने पीटीआई की मदद की, जो कि हर हुकूमत पिछली 6-7 हुकूमतों में अपोजिशन यही इल्ज़ाम करती है कि ये फलां की मदद से आई है। लेकिन वो सारी चीज़ें नाकाम हो गई हैं। इनकी तो अपनी पार्टियां 11 पार्टियों में नाइत्तफाकी है, और आपस में जेयूआई टूट चुकी है। पीएमएलएन के अंदर मेन लीडरशिप टसल चली हुई है। ठीक है, हमारा तो ख्याल ये है कि मरियम नवाज साहिबा की जो मुहिम है, जो जद्दोजहद है, वो इमरान खान के खिलाफ कम, वो शहबाज शरीफ और उनके टोले के खिलाफ ज्यादा है। एक्चुअल तो वो है। अब आप फिक्र ये कर रहे हैं कि हमारे बंदे टूटेंगे सेनेट में। आप अपने बंदों की फिक्र कीजिए, आपके अंदर जो धड़ाबंदी है आप उसकी फिक्र कीजिए। वो आप देखें कैसे टूटते हैं। अगर ये सीक्रेट बैलेट होता है, खुद आके हमारे बगैर मांगे वोट देके जाएंगे हमें। ये पीडीएम की वजह से आप कह रहे हैं कि ये अननेचुरल अलायंस की वजह से, कायरा साहब, ये भी खदशा है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को कि इस अननेचुरल अलायंस की वजह से हमारे एमपीएस नाराज ना हो जाएं और सेनेट में वोट ना करें हमारे लोगों को? देखिए, ये तो सादिया दोनों अतराफ बातें की जा रही है ना। मैं इन पे कहूंगा कि इनको खतरा है कि हमारे एमपीएस, और इनके एमपीएस ने तो नाराजगी का इजहार किया, इनके एमएनएस ने नाराजगी का इजहार किया, इनके एलाइज ने इनसे अपने कोटे से ज्यादा सीटें मांगी। वो एलाइज जिनको ये कल मिलने को तैयार नहीं थे, आज उनको फंड भी दे रहे हैं। आज जिसको खान साहब कल सबसे बड़ा गुनाह गिनते थे, गर्दानते थे, आज उस गुनाह में शामिल हैं। और हर एमएनए और एमपीए को अपनी जमात के उनको 50-50 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, जो जिसको करप्शन का गढ़ गर्दानते थे। तो परेशानी तो इधर है। लेकिन ये मुझ पे परेशानी का इल्जाम लगा सकते हैं, यस, वो बात भी अपनी जगह, उसमें भी कोई वजन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो इस बिल की बुनियादी तौर पे मुखालिफ नहीं थे। मैंने यही मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप लोग सब माजी में राय रखते रहे कि ओपन बैलेट हो। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा तो सवाल ये है कि पहली बात तो यह है कि आप बहुत अच्छा काम अगर बुरे तरीके से करते हैं तो वो बुरा हो जाता है, उसके रिजल्ट नहीं आते। अगर हुकूमत के हाथ साफ और नीयत ठीक थी और इन्होंने अपने कुछ बंदों को किसी कानून से बचाना नहीं था और इस गार्ड में आप वो कानून साजी साथ कराना चाहते थे, तो वो पॉसिबल नहीं थी। आप कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन कल मूव कर देते, परसों मूव कर देते, तरसों मूव कर देते, किसने रोका था? आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के पैरेलल मूव कर देते, किसने रोका था?
सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? लेजिस्लेशन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में ऐसा कानून बनाया जाए कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। यही तकाजा है ना, इनका भी यही तकाजा है। तो हम क्या बात करते हैं? हमने को अमेरिका से इलेक्शन कमीशन मंगवाने की बात करनी थी, या हमने क्या कहना था? तो अगर आप बैठ के, असल में प्रॉब्लम इनका यह है कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते, ये फाशिज्म पे बिलीव करते हैं। लेकिन कायरा साहब एक और चीज बताइए कि सारी जमातें अगर इस चीज पर इत्तेफाक कर लें कि जितने उनके अदद बनते हैं, जो भी उनके मेंबरान हैं, उसी हिसाब से अगर उतने ही लोगों को वोट टिकट दिए जाएं, उससे ज्यादा मेंबरान को ना दिया जाए। ये सारी बातें पॉसिबल और शायद मुनासिब हो जी, लेकिन अगर किसी का अपना गरूर खत्म हो जाए, उसका रवैया ह्यूमन हो, वो दूसरों को इज्जत दे। मुझ पे अगर इल्जाम है करप्शन का तो मैं जाके भुगतूं, हुमायूं साहब पे है तो ये भुगते, किसी और पे है तो वो भुगते। लेकिन हमारे साथ, मैं हुमायूं साहब के साथ, ये मेरे साथ, हम दोनों आपके साथ एक इंसानी रवैया तो रखे जी। अगर हम वो रवैया नहीं रखते और हम कॉपरेशन की बातें करें तो लोग कंपेल्ड कॉपरेशन नहीं क्या करते, वो जबर हो सकता है, वो कॉपरेशन नहीं होता। इन सारी बातों पे बात हो सकती है, ये लॉजिकल बातें हैं, लेकिन ये तो खुद लड़ाई फैलाना चाहते हैं। यानी जिस वक्त इनको ये जरूरत थी कि अपोजिशन के साथ बैठ के लेजिस्लेशन की बात करें, उस दिन भी वजीर आजम खड़े होकर कश्मीर में अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं। सही, आप कहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो मुशावरत पर, बात करने पर, तजवीज सुनने पर यकीन रखते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई पर यकीन रखते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको मरियम नवाज साहिबा का जो दावा है वो सुनाया था। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा दोबारा उसको हम प्ले कर दें, जिसमें वो ये बात कर रही हैं कि ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो कहीं और से फ़ोन कराए जाते हैं। इमरान खान जो है वो अपने बड़ों से फ़ोन करवाते हैं। क्या कहा, ज़रा दोबारा सुनाइए। जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं। हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। अब्बासी साहब, सेनेट में इस हुकूमत का साथ देने के लिए, तरमीमी बिल पास करवाने के लिए किन के फोन आ रहे हैं लीगी रहनुमाओं को? देखें, ये जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था और सादिक संजरानी साहब के खिलाफ एक अदम एतमाद की वोट आया था, तो उस वक्त आपने देखा कि क्या मामलात हुए थे कि सेनेट में उस वक्त इतनी बड़ी अक्सरियत में किस तरह बदली थी। यह हमारे मुल्क की एक तारीख है, इस मुल्क में ऐसे मामलात होते रहे हैं। इस मामले में जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि किसी को दूसरी कोई राय नहीं थी, कि हम सब चाह रहे थे कि इस सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, इस इलेक्शन के लिए ज़रूर कोई एक ट्रांसपेरेंट तरीका अख्तियार करना चाहिए। अगर ये हुकूमत नोश के नाखन लेती, अगर इसकी सिंसियरिटी होती, अगर ये वाकई चाहते कि हमने इस हॉर्स ट्रेडिंग से बचना है, हमने इस बदनामी से बचना है और हम ठीक शफाफ तरीका लाएं, तो ये एक पार्लिमानी कमेटी बनाते, ये सेनेट में और नेशनल असेंबली के लोगों को साथ बनाते, ये इसमें कोई तरमीम लेके आते और आज सबको एक्सेप्टेबल होती है ताकि आइंदा बात ना हो सके। चलें, ये तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये मरियम साहिबा के दावे पे जरा प्लीज बता दें कि किसके फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, इमरान खान के बड़ों के फोन आ रहे हैं लीगी रहनुमाओं को। देखें, ये इस मुल्क में जब भी इस तरह की कोई फोन आया?
इस तरह की जब कोई अमेंडमेंट आती है, इसको अमेंडमेंट थ्रू करने के लिए कई जो है सर्कल जो है वो एक्टिव होते हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अभी चूंकि नेशनल असेंबली बिल में नहीं आया, मेरे मामले में नहीं है, लेकिन सेनेट नेशनल असेंबली में आया ये बिल, चूंकि सेनेट में नहीं आया, यकीनन किसी ने राब्ते किए होंगे, वो राब्ते हुए होंगे, और ये राब्ते हमेशा रहे कि जो खास स्पेसिफिक पर्सनल जो है इस तरह की लेजिस्लेशन उसे पास कराने में ऐसा मामला अगर हो रहे हैं तो इसको रोकना चाहिए। इसके खिलाफ है हम कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो अख्तियार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये अख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है और ये उसी को इस्तेमाल किया जाए। राइट, हुमायूं साहब, ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो कहते हैं कि जी फोन लगाओ, फोन करवा के बोलते हैं कि जी ऑपोजिशन को एक दबका लगाएं और हमारी बात मनवाएं। आई थिंक मरीम साहिबा या उनके जो भी साथी हैं उनको कोई क्रैंक कॉल्स वगैरह जरूर आ सकती हैं, वरना वो कैसे कह सकती हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है। हाँ, अगर हमारे कुछ मेंबर्स या वज़रा या एडवाइजर्स अपोजिशन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो यही तो आप हर वक्त कहते हैं कि हमसे मिलें, हमें बात करें, हमसे मिल बैठ के बात करें। वो मिल बैठ के बात को आप गलत समझ गए हैं, पता नहीं किसने आपको कॉल किया है, आप शायद बहुत खुशफहमी में मुब्तला है कि किसकी कॉल आ गई है। पता तो कराए ना वो कॉल आई किसकी है, वो शायद हो सकता है कोई प्रैंक कॉल कह रहे हैं आप ऐसी कॉल को। अच्छा कायरा साहब, आपके लोगों को भी ऐसी प्रैंक कॉल्स आ रही हैं? बकौल हुमायूं अख्तर साहब वो कहते हैं प्रैंक कॉल आई होगी कोई। सादिया, मुझे तो खैर पता नहीं है, मैं तो उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी लीडरशिप ने भी बात नहीं कही, मरियम बीबी ने कही है तो उनके पास कोई बात होगी, उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं या उनका कोई स्पोक्स पर्सन। लेकिन एक बात तो बहरहाल है ना, कुछ तो है, इसलिए कि अभी 2 दिन कबल आपने भी देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर, खुली अदालत में एक मुकदमे के दौरान एक जज साहब ने बाकी कमेंट्स तो चले जो कुछ हुए वो हुए, उन्होंने वहां पे मौजूद सहाफी जो आपके हैं, बड़ी तादाद में लोग होते हैं वहां पे, और उस वक्त मुकदमे भी बड़े अहम लगे हुए थे, तो वहां जो जर्नलिस्ट थे या आपके कुछ एंकर्स थे, वहां पे एक जज साहब ने सवाल पूछा कि ये बताएं, हाथ खड़ा करें वो लोग जो समझते हैं कि इस मुल्क का मीडिया आजाद है। तो कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, जो रिपोर्ट हुआ मैंने वो देखा, मैं अदालत में नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं इस मुल्क का मीडिया कंट्रोल्ड है, आजाद नहीं है, हाथ खड़ा करें। तो बहुत सारे हाथ नहीं, सारे ही हाथ खड़े हो गए। तो वहां तो एक तरह का जज साहब ने रेफरेंडम करा दिया, अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, ओपन सारा ट्रायल था, कोई छुपा हुआ बात तो नहीं थी। लिहाजा ऐसी सूरत में ये बातें अगर आप चीजों को रिलेट करके देखें तो आपको बहुत सारी चीजों की समझ आएगी। Anyhow, तो आप कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, हमारी सियासत की, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये चीज मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा आसान भी है। लेकिन ये साथ ही साथ पहले मैं सवाल कर रही थी, आपकी कॉल पता नहीं है ये जो 26 मार्च बीबी का कोई स्पोक्स पर्सन बयान कर सकता है नहीं सादिया, क्योंकि मेरी क़यादत ने ये बात नहीं की, अगर उन्होंने की होती तो 26 मार्च की जो कायरा साहब लॉन्ग मार्च है, इसकी जरा स्ट्रेटेजी बता दें कि वो क्या स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए आप इस हुकूमत को बाहर भेज रहे हैं, वही वाला धरना दे रहे हैं जो 126 दिन जैसे पीटीआई ने धरना दिया था, जिस पे आप सभी लोगों को इख्तलाफ था। सादिया, आप अजीब सवाल पूछ रही हैं, आप मुझसे मेरी स्ट्रेटेजी पूछ रही हैं। क्या स्ट्रेटेजी मीडिया के जरिए शेयर करके मैं हुकूमत को पहले आगाह करूंगा? ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जब स्ट्रेटेजी वहां पहुंचेंगे लॉन्ग मार्च है ना, स्ट्रेटेजी अनफोल्ड होगी। ये लॉन्ग मार्च भी है और लॉन्ग मार्च लेकिन आप कहते हैं ना लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद की तरफ होगा और उसके बाद फिर हम इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। सो मैं वो पूछ रही हूँ कि अगर एक लॉन्ग मार्च हो गया तो उससे तो हुकूमत नहीं जाएगी, इनके तो 126 दिन के धरने से नहीं खैर गई थी, तो आप वहां बैठ जाएंगे और कहेंगे कि बस ये इमरान खान साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है, इस्तीफा दें वरना हम नहीं जाएंगे। वो 126 दिन का जो झुरलू था उसको तो आप बड़ा करके दिखाते रहे ना, 126 लोगों को आप 1,26,000 बताते रहे। अच्छा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हकीकत में बंदे लेके आएंगे। और दूसरी बात सादिया ये है, एक और बात ध्यान में रखिए, सियासी जमातों और सियासी क़यादत का यही काम होता है, उन्होंने अपने कारकुनों को और पाकिस्तान की आवाम को मोटिवेट करना होता है। हम हो या कोई और जमातें हों, उसका तरीका यही होता है कि आप लोगों को होपफुल साइंस देते हैं।
आप लोगों को प्रैक्टिकल बातें लेके बता के चलते हैं, आप ठीक है। उनकी जिंदगी के हालात में जो तलखियां आई होती हैं उनके एनालिसिस करके चलते हैं और लोग आपके साथ चलते हैं। हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। फर्ज करें वो अचीव करने में डिले होता है, चलिए आप कहते हैं अचीव करेंगे, पीटीआई के धरने को तो आप कहते हैं मीडिया ने बड़ा बना दिया था, करेंगे ना। अभी जितने आपके लोग होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाएंगे। जावेद अब्बासी साहब, इस पे जरा आपका कमेंट, लास्ट कमेंट टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। देखें, पीटीआई का धरना जो था उसमें और इसमें फर्क होगा। पीटीआई का जो धरना था उस धरने में उन्होंने हर वो तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग नहीं करते। उन्होंने कहा हम सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने कहा हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमला करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्ती निकालेंगे। उन्होंने पीटीआई पर हमला किया है, उन्होंने यहाँ फोर्स पर हमला किया है। ये काम तो शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो फैसला होगा वो सारी। बट आपके पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कहा है कि डंडे उठाने की इजाजत होगी मेरे कारकुनों को। नहीं, उन्होंने ये अमती कहा है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये मतलब था कि हम इस इस्लामाबाद को फतह करने जा रहे हैं। जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो तरीकाकार हमें दिया हुआ है, अपोजिशन वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, लेकिन फैसला बहरहाल पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर होगा। जो वो फैसला करेगी और सारे जमात उसको पाबंदी करेंगे। और अब्बासी साहब, उनके कारकुन डंडे उठा के पहले भी चलते हैं और वहां कहीं डंडे चलाए नहीं गए। जी कायरा साहब, वन लाइनर। ओके चलें, ठीक है। जावेद अब्बासी साहब, कमर जमान कायरा साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।